जी, मैं मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 10 साल बाद चुनाव पे पहली बार ये ब्रह्म ज्ञान आया कि कुछ चुनिंदा अखबारों को इंटरव्यू दी। हालाँकि वो इंटरव्यू करने वाला या देने वाला दोनों का फ़ोटो साथ में नहीं है। लेकिन ये हम मान सकते हैं कि जो कि वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू है, तो मोदी जी ने इंटरव्यू दिया होगा। और ये भी मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद की ही बात मानता हूँ कि कुछ अखबारों ने कुछ ऐसे सवाल किए, जो मोदी जी से किसी ने अभी तक पूछा नहीं है। अब हम आपसे मुखातिब क्यों हैं? जो उनके जवाब हैं, वो बड़े मज़ेदार हैं। हमने पूछा आम, तो आपने इमली का जवाब दे दिया। ये मोदी जी की एक टिपिकल स्टाइल है। मैं करीब 30 साल से उनको जानता हूँ और स्टडी करता हूँ और चूँकि मैं कवर करता था ये पार्टी, तो मोदी जी से व्यक्तिगत भी रूबरू होता रहा हूँ। कई बार इंटरव्यू भी किए हैं। तो मोदी जी से आज के दौर में ये सवाल पूछा जाए और उसका उन्होंने जो जवाब दिया है, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा और लगेगा कि हाँ, जो सामने अगर कोई ऐसा असहज सवाल आ रहा है, तो उसे बचा के आप कैसे निकलिए और पलट के दूसरे पे डाल दीजिए। तो मोदी जी ने पहला जो क्वेश्चन था, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में आज के ये पेज नंबर 16 पे इन्होंने अपने ही सिस्टर कंसर्न फाइनेंशियल टाइम्स में जो मोदी जी ने इंटरव्यू दिया है, उसको कोट करते हुए दिया है। और इसपे लिखा है, इसकी हेडिंग है, कंपेयर इंडिया विद डेमोक्रेसीज नॉट चाइना। अक्सर ये होता है ना कि हम भी करते हैं कि भाई चाइना का डेवलपमेंट 1980 से जो रास्ता उन्होंने लिया, वो अद्भुत था और 8-9% एवरेज ग्रोथ रेट से, बल्कि कई बार 11-12% और चाइना तेजी से निकल गया और उसका रास्ता भी बिल्कुल अलग रहा। आज वो कहाँ है? हमसे 5 गुना जीडीपी वॉल्यूम है, पर कैपिटा इनकम में आगे है, ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे है, न्यूट्रिशन लेवल पे आगे है, भारत कहीं नहीं। तो मोदी जी को इसमें बहुत ऐतराज होता था कि भाई चाइना से क्यों टकरा रहे हैं, वो तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो मोदी जी ने क्या कहा? कंपेयर इंडिया विद डेमोक्रेसीज नॉट चाइना, कि भारत को आप प्रजातंत्र से तुलना कीजिए। अब मोदी जी आप बताइए किस प्रजातंत्र से करें? आप एक प्रजातंत्र, असली प्रजातंत्र बता दीजिए जिससे हम तुलना करें और उसमें भारत आगे हो। एक प्रजातंत्र बता दीजिए। कौन सा? अमेरिका का सबसे लिखित सबसे पुराना प्रजातंत्र, इंग्लैंड का जो सबसे पुराना जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें किसी की भी आय पर कैपिटा इनकम आपके 10 गुना से कम हो तो बता दीजिए। जापान, चीन, किसका प्रति व्यक्ति आय आपसे कम है? आप माल न्यूट्रिशन में सोमालिया के स्तर पे हैं, सोमालिया के स्तर पे। आज ही के अखबार में ये आया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में, जिसमें बीजेपी के राज्य हैं, 40 से अधिक बच्चे ठिगनेपन के शिकार। और ये ठिगनापन क्यों होता है? ये माल न्यूट्रिशन से होता है। तो मोदी जी ने कहा कि साहब ये तो बिल्कुल गलत बात है और आप तुलना कीजिए तो डेमोक्रेसी की कीजिए। किससे करें? भूटान आपसे बेहतर है, श्रीलंका ह्यूमन डेवलपमेंट में बेहतर है। तो खैर हम इस पे आंकड़ों पे बाद में आएंगे। अब मोदी जी के जरा जवाब सुनिए। तो उन्होंने कहा कि साहब ये डेमोक्रेसी से तुलना कीजिए। चलिए साहब, बड़ी अच्छी बात है, हम डेमोक्रेसी से ही तुलना करेंगे। आप बिल्कुल जैसा कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए, जब उनसे सवाल किया गया कि आपके यहाँ जॉब्स की भयंकर कमी है, आप जॉब नहीं दे पा रहे हैं, जब ये सवाल था नीचे के स्तर पे घूसखोरी है और अ, कई ऐसी दिक्कतें हैं जिससे विकास नहीं हो रहा है। तो मोदी जी का जवाब था, आप क्या बात करते हैं? मेरे यहाँ विकास आज भारत को माना गया है कि सबसे तेज विकास करने वाला देश है। जरा सोचिए, मोदी जी कह रहे हैं कि भारत सबसे तेज विकास करने वाला देश। ऐसे ही थोड़ी है। अगर यहाँ पे बेरोजगारी होती, अगर यहाँ पे भूखमरी होती, अगर यहाँ पे करप्शन होता,
तो क्या भारत इतनी तेजी से विकास करता? मोदी जी, क्या आपको किसी ने बताया नहीं है, आपके इकोनॉमिस्ट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, फाइनेंस सेक्रेटरी ने, कि विकास 2 तरह के होते हैं। एक जॉबलेस ग्रोथ होती है, जिसमें अडानी का तो पैसा बढ़ता है, जिससे जीडीपी बढ़ जाती है, लेकिन जॉब्स नहीं मिलते। सीएमआई की रिपोर्ट है, पीएलएफएस का सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, भारत में भयंकर बेरोजगारी है, भयंकर बेरोजगारी। लोग निराश होके घरों में बैठ जा रहे हैं कि रोजगार तो मिलेगा ही नहीं। और ये बेरोजगारी कोई साधारण नहीं है। दुनिया में इस तरह की बेरोजगारी कम ही प्रजातंत्रों में है जिसकी बात मोदी जी आप कर रहे हैं। तो इस बेरोजगारी को मोदी जी ने कैसे कहा? कमाल है साहब। अगर ये बेरोजगारी है तो आप आंकड़ों में देखिए, आंकड़ों में पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं? असल में भारत में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप ग्रोथ रेट आपके पॉपुलेशन की ज्यादा है, हर साल 2 करोड़ लोग जॉब मार्केट में आ जाते हैं और आपने 15 लाख लोगों को जॉब दे दिया है, तो देखने में तो आंकड़े में बढ़ जाएगा। लेकिन 2 करोड़ जो बढ़े हैं, आप उनको हटा दिए, प्योर नंबर ले लीजिए, संख्या। जैसे आपने कोरोना में किया था टीका लगाने वाले मामले में, कि संख्या बताना शुरू किया, परसेंटेज बताना नहीं शुरू किया। तो मोदी जी ने बड़ी खूबसूरती से उसको कहा कि नहीं, आंकड़ों आप संख्या देखिए, संख्या तो बढ़ गई ना। प्रतिशत में 39% इस समय पीएलएफएस के सर्वे में कहा गया है कि 39% लोग जॉब से बाहर है, जॉब में है। मतलब ये हालत होती है कि जॉब सीकर्स होते हैं। 15 साल से 60 साल की उम्र के जो लोग हैं, जो जॉब के लायक हैं, उनमें से कितने लोग जॉब मार्केट में आए और उसमें से कितने परसेंट को जॉब्स मिली और कितने आप निराश होके चले गए, ये इस पे डिपेंड करता है। तो मोदी जी एब्सोल्यूट आंकड़े दे रहे हैं, प्रतिशत नहीं बताते। फिर अगला उन्होंने क्या कहा, जब कहा गया कि भाई भारत में जॉब इसलिए नहीं है कि स्किल गैप है, आप उनको स्किल्स नहीं दे रहे हैं जिससे कि इंडस्ट्रीज उनको ले सकें, और खास करके हायर स्किल की तो दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी ने फौरन नाम लिया इंदिरा नूई का, मोदी जी ने सुंदर पिचाई का नाम लिया। जरा सोचिए, कहा कि इतने बड़े बड़े लोग दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में आखिर कैसे आए हैं? ये ऐसे ही आ गए हैं? ये कॉर्पोरेट हाउस में इसलिए आए हैं कि इनके पास स्किल था। तो अगर इनके पास स्किल था तो बाकी के पास कैसे नहीं हो सकता? इसलिए ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा कि भारत में स्किल नहीं है और इसलिए जॉब्स नहीं है। स्किल है, वरना सुंदर पिचाई कैसे आते? उन्होंने बहुत सारे नाम दिए और कहा कि साहब ये लोग अगर आ सकते हैं, दुनिया के कॉर्पोरेट हाउसेस में हो सकते हैं, तो फिर कैसे स्किल की कमी है? ये कह के मोदी जी ने इसको घुमा दिया, इस पूरे सवाल को। अब एक अगला सवाल था कि इंडियन ओरिजिन के जितने भी सीईओ हैं, ये दुनिया की बड़ी कंपनियों में है। इन्होंने इनका सत्या नडाल का बताया, सुंदर पिचाई का बताया, इंदिरा नूई का बताया, अजय बंगा का बताया, और कहा कि साहब अगर इनके पास ये लोग दुनिया में इतने मकबूल हो सकते हैं सीईओ, तो भारत में कहाँ कमी है? जरा गौर से आप सोचिएगा इसको, कि कुछ लोग निकल गए हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस के सीईओ हैं, इसलिए भारत में कौशल। जरा ये तर्क आपके समझ में आ रहा है? एक सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट में निकल गए हैं, तो क्या भारत की क्रिकेट में विश्व विजेता हो गया? अभी अभी तो हुआ था। तो हकीकत यह है कि एक इंडिविजुअल को दिखा के आप ये कह रहे हैं कि साहब ये हो गया है। अब अगला सुनिए जो सबसे खतरनाक था। कहा गया, और किसी भी अखबार की किसी की भी हिम्मत आमतौर पे तो पड़ती नहीं कि वो सीधे सवाल करे। तो सवाल ये था कि साहब विपक्षी दल कहते हैं कि आपके यहाँ प्रजातंत्र खतरे में है। तो मोदी जी का जवाब बड़ा बहुत जबरदस्त था। बोले कि प्रजातंत्र खतरे में, ये जानबूझ के क्यों क्रिएट किया जा रहा है कि प्रजातंत्र खतरे में है? ये वो लोग हैं जो भारत की जनता के इंटेलिजेंस को कम करके आंकते हैं।
मतलब देखिए कैसे घुमा दिया सवाल। बात यह है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे संस्थाएं, खास करके मीडिया, खास करके जो संस्थाएं लॉ इन्फोर्सिंग है, वो किस तरह विपक्षियों को दबा रही है, किस तरह से उन पे मुकदमे ठोक रही है। मुद्दा ये था, लेकिन मोदी जी ने कहा, जरा देखिएगा गौर से, थोड़ा बारीकी चाहिए आपको समझने के लिए। मोदी जी ने कहा, यहाँ पे प्रजातंत्र नहीं है, ये कहना आम भारतीय जनता के इंटेलिजेंस को कम करके आंकना है। हो गया ना? अच्छी वोट की दुकान लग गई। वो सीधे घुमा दिया, कह दिया कि पूछा जा रहा है कि सरकार नहीं डेमोक्रेसी बहाल कर रही है, डेमोक्रेसी खतरे में है सरकार की वजह से, इनके कंडक्ट की वजह से। तो जवाब क्या है कि नहीं, यहाँ के जनता के इंटेलिजेंस को, वरना वोट तो वोट देती है, और वो वोट दे रही प्रजातंत्र है, फल फूल रहा है। ये जनता के इंटेलिजेंस को कम करके आका जा रहा है, पहला उन्होंने ये कहा। इसके आगे कहा गया कि नहीं, माइनॉरिटीज पे जो जिस तरह हो रहा है, माइनॉरिटीज पे जो, और खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी, ये वर्ड यूज किया गया। मोदी जी का जवाब सुनिए। अगर माइनॉरिटी पे हो रहा है तो सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसी है। पिछले तमाम दशकों से, बल्कि शताब्दियों से यहाँ पारसी रहे हैं, फले फूले हैं। दुनिया में सब जगह उनके साथ अत्याचार हुआ, लेकिन भारत में नहीं हुआ। पारसी आज भी समृद्ध हो रहे हैं आर्थिक रूप से, और दुनिया के हर क्षेत्र में है। तो अगर पारसी को हम नहीं छेड़ते तो मुसलमानों पे कैसे अत्याचार हो रहा? जरा देखिए कैसा घुमाया। मुसलमान 20% है, वो हम ही से निकल के एक पाकिस्तान बनाया है। हमने एक द्वंद क्रिएट रिलीजियस आधार पे हिंदू मुसलमान करके किया, और दिन रात करते हैं। मोदी जी, किसने कहा था कब्रिस्तान और शमशान? अभी चुनाव में किसने इसका नाम लिया था? बार बार में राजस्थान के दर्जी का नाम किसने लिया था? लेकिन मोदी जी ने उसको घुमा के कितनी खूबसूरती से कहा, पहले तो प्रजातंत्र खतरे में है, तो कहा कि ये जनता का इंटेलिजेंस कम करके नापा जा रहा, आंका जा रहा है। और अगला सवाल जब था, बोले कि अगर हमारे यहाँ माइनॉरिटी खतरे में, माइनॉरिटी पे वो हो रहा है, एक्सेसेस हो रहे हैं, तो पारसी कैसे? अरे पारसी 4 हैं, पारसी की संख्या कितनी है? पारसियों से लड़ाई है ही नहीं। आपने कब अपने चुनाव भाषण में पारसियों के खिलाफ कुछ बोला था? लेकिन मुसलमानों को लेके जिस तरह से कब्रिस्तान और शमशान किया गया, क्या वो किसी को मालूम नहीं है? लेकिन मोदी जी वास्तव में जनता की इंटेलिजेंस को बहुत कम आंकते हैं। लिहाजा उन्होंने घुमा के कहा, हमारे यहाँ पारसी फल फूल रहे हैं। तो जब पारसी फल फूल रहे हैं तो मुसलमान क्यों नहीं फले फूलेगा? कहीं कभी आंकड़े देखे हैं? मुसलमान अब स्कूल पढ़ने नहीं जा रहा है। आप ही क्या क्या सबसे ज्यादा गुजरात में मुसलमान इंटरमीडिएट में उनका एनरोलमेंट सबसे ज्यादा कम हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। सबसे ज्यादा बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हुआ है। सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो वो पश्चिम बंगाल में और केरल में बढ़ा है। मोदी जी, इंटेलिजेंस तो आप जनता का कम करके नाप रहे हैं, आंक रहे हैं। तो दूसरा मोदी जी का ये था। फिर अब मोदी जी से कोई पूछे कि ये जो जवाब आपने दिया है, ये क्या कुतर्क नहीं है? 20 करोड़ मुसलमान है, पूछा जा रहा है उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो आपका जवाब है कि साहब पारसियों के साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। पारसी के साथ क्यों होगा? आप कब चुनाव मंच में पारसियों को लाते हैं? उनका तो वोट ही नहीं है, थोड़ा बहुत है, उसकी आप कोई परवाह नहीं करते। लिहाजा पारसियों पे लाके आपने कुतर्क कितना बढ़िया कर दिया। अब जरा सोचिए, मोदी जी का तर्क इतना कमजोर होता है कभी कभी कि देख के हंसी आती है कि मोदी जी क्या सच में तर्क जानते भी हैं कि सही तर्क क्या होता है। आप जरा मोदी जी को, आज ही के अखबार में ये भास्कर है, ये आप अगर देखें तो ये यहाँ पे आके आपको दिखाई देगा। और इसमें कहा गया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में 40% से अधिक बच्चे ठिगनेपन के शिकार हैं। इसके पहले एनएफएचएस राउंड 5 के, और ये भारत सरकार का है, स्वास्थ्य मंत्रालय का है, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का ये सर्वे है, जिसमें कि ये दिखाया गया है। और मोदी जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके यहाँ कुपोषण भयंकर है।
जब ये सर्वे में एनएफएचएस के आता है 5th राउंड के सर्वे में, तो उसके सर्वे करने वाले जो हेड कर रहे थे, जो दुनिया के जाने-माने स्टैटिस्टिशियन, उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन आज फिर आपका सर्वे चीख-चीख के यही बात कह रहा है। कौन से ये 7 राज्य हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दिल्ली ऑफ कोर्स। यहाँ पे कुपोषण की ये हालत है कि आपके बच्चे ठिगरे हो रहे हैं और भारत महान होता जा रहा है। जीडीपी में 5वें नंबर पे आता जा रहा है। तो दूसरा ये, अब आप ये दोनों देखें, ये मोदी जी की स्टाइल सबने सीख ली है। दरअसल मजा ये आ रहा है और चिंता भी हो रही है कि इस देश पे तर्क वगैरह आने वाले दिनों में रहेगा भी कि नहीं। हमें तो चिंता इस बात की है कि इस तर्क से कोई बात नहीं करेगा। हर आदमी इमोशन से एकदम लबरेज रहेगा बात करने के लिए। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज नंबर 14 का ये है, वाइस प्रेसिडेंट महोदय ने, पेज नंबर 14 ये देख रहे होंगे, ये हेडिंग है मिसिंग पीसी सिंघवी एंड सिब्बल। वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, पदेन सभापति, राज्यसभा के सभापति महोदय ने और पूरे पार्लियामेंट से लोकसभा स्पीकर ने, राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष को निकाल के बाहर कर दिया और वाइस प्रेसिडेंट महोदय को, मतलब राज्यसभा के सभापति महोदय को बहुत दुख है, बहुत दुख है कि बताइए इतने बड़े-बड़े बिल आए थे और चिदंबरम साहब भी नहीं थे, कपिल सिब्बल भी नहीं थे, अभिषेक मनु सिंघवी भी नहीं थे। कितना दुख होता है उनको। हमारे उपराष्ट्रपति जी को बहुत दुख हुआ कि ये लोग भी नहीं थे। अरे महोदय, आपने उनके लोगों को, पार्टी के लोगों को निकाल के बाहर कर दिया, निलंबित सेशन से कर दिया। तो क्या ताली बजाने के लिए बैठे आपके? वो 3 लोग ताली बजाने के लिए आपके यहाँ बैठे? चिदंबरम और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। तो कितना इंटेलिजेंस को आप कम करके आप रखते हैं। और ये स्टाइल वाइस प्रेसिडेंट ने भी पकड़ लिया, मोदी जी वाली, कि जब डेमोक्रेसी की बात करो, जब विकास की बात करो, तो कहेंगे कि साहब विकास हमारे यहाँ नहीं। अरे आप एवरेज विकास आपका नहीं है, और जो विकास है वो दूसरे फैक्टर है, वो जीडीपी बढ़ा रहा है। जीडीपी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है नीचे, लिहाजा जॉबलेसनेस है, आपके यहाँ कुपोषण है, लोग मारे मारे घूम रहे हैं और अनाज नहीं है, और भिखमंगा बना दिया है आपने 5 किलो अनाज देके। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी वो स्टाइल सीख लिया और कल बहुत दुखी थे। वो तो कहिए कि पता नहीं फोटो में नहीं आए, वरना जार-जार रोते दिखाई देते कि कपिल सिब्बल साहब नहीं आए, वो भी नहीं आए। और जबकि कानून पे था, 3 संहिताएं बदल रही थी। भारत का कानून, जुडिशियल सिस्टम, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके जो जितना कोर्ट्स हैं, वो सारे बदल रहे थे। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इनको सबको नया नाम दिया गया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, ये तो उनके नाम हैं। लेकिन बताइए कपिल सिब्बल कैसे लोग हैं गैर जिम्मेदार, कि कपिल सिब्बल, चिदंबरम और अभिषेक मनु सिंघवी आए ही नहीं। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय बहुत दुखी हैं निकालने के बाद। मतलब ये तो मुझे लगता है कि वो गालिब का जो शेर है, ये कुछ वैसा ही है कि आप तलवार भी मार देते हैं और हंसते रहते हैं, पता भी नहीं चलता है। आप किसी का कत्ल कर देते हैं और पता नहीं चलता। वो गालिब का शेर है, उनके भोलेपन पे सदके जाइए, कहते हैं मुझसे तुम्हें क्या काम है। तो मुझे लगता है कि कितने भोले हैं हमारे मोदी जी और कितने वाइस प्रेसिडेंट इतने दुखी हैं। मोदी जी ने कहा है कि अगर माइनॉरिटी हमारे यहाँ कहीं भी उन पे आँच आती, तो ये पारसी कैसे इतने समृद्ध होते रहते। कितना हमारी जनता की समझ को मोदी जी नीचा करके आंकते हैं, इसका नमूना इससे बड़ा हो नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि आज आपको बताएं कि देश में स्किल की कोई कमी नहीं। बंदा इंदिरा नूई, अजय बंगा, ये सब लोग तो भारतीय मूल के हैं। सब लोग दुनिया के बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में सीईओ हैं।
तो अगर वो नाम कर सकते हैं तो भारत में स्किल की कमी नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि भारत में स्किल है ही नहीं है और इसीलिए भारत बेरोजगार हो रहा है क्योंकि ट्रस्ट नहीं है कि आपके यहाँ स्किल्ड वर्कर मिलेगा। और आपने आज तक स्किल तो छोड़िए, आप कुपोषण नहीं खत्म कर पाए हैं। लेकिन भारत विश्व गुरु बन गया है। ये जो पैराडॉक्स है, विरोधाभास है, इसको जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक हकीकत भारत की और मोदी जी का गवर्नेंस समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मोदी जी घुमा के जब-जब आपसे कहा जाएगा कि बेरोजगारी है, तो आप कह देंगे कि ये तो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, कोई बेरोजगारी नहीं है और ना तो हमारे यहाँ किसी तरह का डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, बल्कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी फल-फूल रही है और ज़्यादा बोलेंगे तो कह देंगे लोगों का इंटेलिजेंस को ये कम करके आंकता है और ये तो बड़ी गलत बात है। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी की तर्क शक्ति और मोदी जी का तर्क, इसको समझने के लिए थोड़ा आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ और आपसे यही अपील है कि आप इसे अपने दोस्तों को बताएँ, मोदी जी के स्टाइल को, उनके तर्क को बताएँ, बल्कि कुतर्क को बताएँ, ताकि लोग हकीकत समझ सकें कि देश में हो क्या रहा है। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दों पे आपसे फिर मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए